रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 13 इंडिया। सुबह के समय में अहान इस वक्त अपने ऑफिस में था। अश्विनी लीव पर थी क्योंकि वो ऑफिस नहीं आ सकती थी। तभी ऋषभ केबिन में आया। उस नंबर का पता किया, अहान फाइल में देखता हुआ बोला। वो चेयर को हल्का सा इधर उधर मूव कर रहा था। ऋषभ बोलने लगा, सॉरी सर, मैंने उस नंबर के बारे में काफी डीपली पता किया मगर कुछ भी पता नहीं चला। ये सुन अहान के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट आ गई। रियली वेरी सॉरी सर बट। अहान बीच में बोला, ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि अश्विनी मेरे बारे में क्या सोच रही है। मतलब। अहान गहरी सांस लेते हुए बोला, किसी ने मेरा चेहरा इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाकर उसे सेंड की है। ये सुन ऋषभ शॉक्ड होते हुए बोला, रियली? बट सर, आपका फेस किसी ने भी नहीं देखा है और जिसने देखा है उन्होंने कभी आपकी पिक क्लिक करने की हिम्मत तक नहीं की, तो फिर ये कौन हो सकता है? वीडियो काफी रियलिस्टिक लग रही है। मेरे फेस और बॉडी का हर फीचर उसने ऐड किया है। इसका मतलब वो कोई राठौड़ फैमिली से ही है। मे बी सर, वहां तो आपकी काफी पिक्स होंगी ना? ऋषभ बोला। अहान को अब सब कुछ समझ आ रहा था। ये सिर्फ रणविजय ही कर सकता है मगर उसके पास कोई प्रूफ भी तो नहीं था। अगर उसे प्रूफ मिल जाता तो वो रणविजय को छोड़ता नहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भैरव की आंखें खुली। उसके होठों पर शैतानी स्माइल थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो ब्लैंकेट के अंदर था। उसने अपने पास लेटी लड़की को देखा जिसकी हालत काफी बुरी थी, खासकर उसके नीचे के एरिया में ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने बोला था ना, तुम मुझे खुश नहीं कर पाओगी, भैरव धीरे से उसके कान में बोला। उसे उस लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उल्टा उसने उसकी ब्लैंकेट को अपनी कमर से लपेट लिया और शॉवर लेने चला गया। आई चूज द रॉन्ग गाय, वो लड़की दर्द से बोली। उधर दूसरी तरफ अश्विनी ये सोच रही थी, अहान को कैसा लगा होगा जब उसने अपना वो फेक वीडियो देखा होगा। क्या मुझे अहान को कॉल करना चाहिए? अश्विनी ने सोचा और कुछ देर सोचने के बाद उसने अहान को कॉल कर दिया। कॉल की रिंग जा रही थी। अश्विनी के दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई जा रही थी। तभी अहान ने कॉल पिक कर लिया पर वो एक शब्द भी नहीं बोला था। दोनों तरफ से साइलेंस था। अश्विनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हेलो अहान, कोई काम था? पीछे से अहान की आवाज आए। नहीं। अश्विनी हकलाते हुए बोली, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अहान ने पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और तुम? अश्विनी ने कहा। अहान बस हम्मा कहता है। अहान, तुमने मेरा फोन चेक किया था क्या? अश्विनी ने पूछा। अहान थोड़ी देर तक खामोश रहा और बोला, हम चेक किया था। अश्विनी बोली, मुझे किसी ने वो वीडियो भेजा था, फिर कहिन सत्विक से चेक करवाया। उसने एडिटर से पूछा, उसने बताया कि वीडियो फेक है। आई नो, आई नेवर टच्ड अनदर गर्ल एक्सेप्ट यू, अहान ठंडी आवाज में बोला। अश्विनी बोली, मैं जानती हूं मगर यू डोंट ट्रस्ट मी। अहान की टोन में नाराजगी थी। अश्विनी बोली, नो अहान, ट्रस्ट था, इसलिए तो तुमसे पूछने और बहस करने के बजाय मैंने खुद चेक करवाया। इस वक्त उनके बीच कपल वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। अहान बोला, बट वॉट अबाउट योर बिहेवियर, जो तुम पिछले 3 दिन से कर रही थी? अश्विनी इस पर शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई ट्रस्ट इश्यूज। अहान गहरी सांस लेता है और बोलता है, फाइन, मैं फोन रखता हूं। नो अहान, लिसन, अश्विनी जल्दी से बोली, मगर अहान तब तक कॉल काट चुका था। रणविजय, अश्विनी गुस्से से बोली। अहा, तुमने मुझे याद किया। रणविजय ईविल स्माइल करते हुए बोला। वो दरवाजे पर खड़ा था। इस बार अश्विनी डर नहीं रही थी बल्कि नफरत से उसे देख रही थी। मेरी नजरों से दूर चले जाओ, कितने गिरे हुए आदमी हो तुम, अश्विनी गुस्से से बोली। ऑफकोर्स आई एम गिरा हुआ बंदा, रणविजय बेफिक्र होते हुए बोला। उसे देख लग रहा था जैसे उसे कोई अफसोस नहीं है। अश्विनी घिन भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, शर्म है? तुमने अपने बेटे की ऐसी वीडियो बना ली। रणविजय आराम से बोला, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मुझे शर्म क्यों आएगी? तुम्हारी बेशर्मी देख शर्म को भी शर्म आ जाएगी। अहान तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम उसे रीजन देते हो। अगर मैंने उसे बताया तुमने ये सब किया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अश्विनी गुस्से से बोली। रणविजय अपनी ठुड्डी पर हाथ रख फर्श को घूरता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, वेल आई डोंट केयर मिस अश्विनी मल्होत्रा, बट मैं तुम्हें कभी इस खानदान की बहू नहीं बनने दूंगा, ये बात याद रखना। बोलते हुए रणविजय वहां से चला गया। वहीं अहान, जिसके कान में ब्लूटूथ था, वो सब सुन रहा था।
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खतरनाक थे और वो लैपटॉप के सीसीटीवी फुटेज से रणविजय को अश्विनी के रूम से बाहर निकलते हुए देख रहा था। आहान अपना एक हाथ गर्दन शोल्डर के बीच रखता है और खुद से बोलता है, रणविजय राठौड़, तू अपने आप को शातिर समझता है ना? अब मैं तुझे तेरे ही खेल में ऐसे फंसाऊंगा कि ना तू जीत पाएगा और ना ही निकल पाएगा। अब जो शिकार होगा वो मैं नहीं, तू होगा, और तेरे हर एक पाप का हिसाब तेरा खुद का खून देगा। उसके चेहरे पर एक नया डिटर्मिनेशन और गुस्से की एक चमक थी। आज उसने फैसला कर लिया था कि रणविजय को उसके किए की सजा मिलेगी, और वो भी इतनी बड़ी कि वो जिंदगी भर भूल ना पाए। उसने अपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया और बोला, मुझे रणविजय के सब गंदे राज चाहिए, हर वो चीज जो उसे बर्बाद कर सके। जब तक वो अपनी गर्दन नहीं झुकाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। पीछे से उस इन्वेस्टिगेटर की आवाज आई, फिक्र नॉट बॉस, थोड़े ही टाइम में मैं उसके बारे में पता कर विद प्रूफ्स आपको बता दूंगा। आहान कॉल कट कर देता है। एक हफ्ते बाद सुबह के समय अश्विनी काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी और अब बेटर फील कर रही थी, और आज वो आहान के साथ ऑफिस जा रही थी। आहान शांति से कार ड्राइव कर रहा था, मगर अश्विनी उसे शांत रहने दे, ऐसा हो नहीं सकता था। वो काफी बोर फील कर रही थी। उसे आहान का ऐसे चुपचाप रहना और खुद को इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। अश्विनी उसके हाथ को पकड़ लेती है जो स्टीयरिंग व्हील पर था, जिसे देख आहान अपनी ठंडी आवाज में बोला, अपना हाथ मेरे हाथ से हटाओ, दिख नहीं रहा मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, और तुम्हें बार बार मुझे ड्राइविंग करते समय बीच में डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? ये सुन अश्विनी शातिर स्माइल के साथ बोली, अच्छा लगता है तुम्हें परेशान करना, बट आई डोंट लाइक दिस, आहान एरोगेंट वॉइस में बोला। अश्विनी झेपते हुए बोली, एक मारूंगी ना सारी सिग्मागिरी निकल जाएगी। फिर गुस्से से आहान पर बरसते हुए, पिछले एक हफ्ते से मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ तो शुरू किसने किया था? आहान उसे टोंट मारते हुए बोला। मैं अपनी गलती मानती हूँ, वैसे भी मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था, इसलिए खुद इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, अश्विनी बोली। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता। जब तक मैं अपनी आंखों से चीजें नहीं देख लेता मैं किसी का यकीन नहीं करता। आहान की बात पर अश्विनी शर्मिंदा हो गई, पर वो रुकने वाली नहीं थी। वो आहान और अपने बीच की खामोशी को मिटाने वाली थी। स्टॉप द कार। क्यों? आहान ने पूछा। मैंने कहा कार रोक दो, अश्विनी इस बार जोर से बोली। आहान को लग रहा था जैसे बॉस वो नहीं, बॉस अश्विनी है। उसने कार को साइड में पार्क कर दिया। वो गुस्से से अश्विनी की तरफ पलटा और बोला, क्या है? कार क्यों रुकवाए? झूला झूलना है, अश्विनी ने कहा। आहान कंफ्यूज होते हुए बोला, व्हाट? यहाँ आसपास कोई पार्क नहीं है और ना तुम कोई बच्ची हो। अश्विनी इडियट की तरह मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबू पर नहीं झूलने वाली। तो कौन? क्या मैं झूलूंगा? आहान अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला। उसे अब सच में गुस्सा आ रहा था। अश्विनी तभी बड़े ही प्यार से उसकी बाहों को पकड़ लेती है और अपना सिर उसके कंधे पर रख आहान के हाथ को इधर उधर झुलाते हुए बोलती है, बाबू मैं तो तुम्हारे हाथ को झूला झूला रही थी, ऐसे देखो। बोलते हुए अश्विनी हाथ आगे पीछे कर रही थी, मगर तभी उसे गर्मी का एहसास हुआ और उसने आहान की तरफ देखा जो किसी जंगली जानवर की तरह उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। उन्हें देख अश्विनी की सिटी-पिटी के साथ साथ स्माइल भी गायब हो गई थी। झूला नहीं झूलना, ये लो छोड़ दिया। डरते हुए अश्विनी फिर उसका हाथ छोड़ देती है, मगर आहान अभी भी उसे घूरकर देख रहा था, जिससे अश्विनी अपने हाथों से उसकी बाह को झाड़ती है मानो वहां मिट्टी लगी हो। हाँ अब ठीक है, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो, अश्विनी एटीट्यूड के साथ अपने सनग्लासेस पहनते हुए बोली। मगर आहान कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं करता। सच में अगर ये अश्विनी ना होती तो वो उसे अब तक गाड़ी से बाहर फेंक देता। क्या हुआ, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया क्या? अश्विनी ने आहान से पूछा। मगर आहान अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। अरे तुम तो मेरे बॉस हो, तुम मेरा ऑर्डर क्यों फॉलो करोगे? चलो अब ये सीट मुझे दे दो, आज मैं गाड़ी चलाऊंगी, अश्विनी हंसते हुए बोली। आहान लंबी सांस लेता है। उन दोनों ने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली। रास्ता मालूम है? आहान ने पूछा। हाँ मेरी जान, अश्विनी को सब मालूम होता है। बोलते हुए अश्विनी एटीट्यूड के साथ हेयर फ्लिप करती है और उसके बाल आहान के मुंह पर जा लगते हैं। आहान को आज अश्विनी बदली बदली सी लग रही थी। उसने उसे जान और बाबू कहा था। आहान का पूरा ध्यान अश्विनी पर ही था और अश्विनी गाड़ी चलाते हुए बड़बड़ा रही थी। मैं निकला, ओ गड्डी लेकर रास्ते में एक मोड़ आया, मैं दिल वहां दिल छोड़ आया।
उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और वो ड्राइविंग भी अजीब तरह से कर रही थी। तभी अहान सामने देखता है और उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? अहान बोला। अश्विनी बोली, हम ऑफिस जा रहे हैं ना? अहान गुस्से से बोला, ये ऑफिस का रास्ता नहीं है। अरे बाबू, गुस्सा क्यों कर रहे हो? लगता है तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, पर मुझे अच्छे से याद है हमारा ऑफिस यहीं है। अश्विनी बेफिक्र होकर ड्राइविंग करते हुए बोली। आसपास की गाड़ियां उसकी ड्राइविंग स्किल्स देख बचकर उससे निकल रही थी। इतनी महंगी कार और ड्राइवर इतना फास्ट चला रहा है। लगता है ड्राइवर दिमाग से पैदल है। पैदल नहीं, कोई लड़की चला रही होगी, दिख भी तो नहीं रहा। आपको कैसे पता? अरे एक्सपीरियंस है बेटा। आसपास गुजरती कार के ड्राइवर और लोग बातें करते हुए जा रहे थे। बेचारा अहान लाचार था। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। पता नहीं आज मैं कंपनी जा पाऊंगा भी या नहीं। कुछ देर और बीत गई। अश्विनी अभी भी ड्राइविंग कर रही थी। ड्राइविंग करते हुए उसकी कमर दुखने लगी थी। ये साला ऑफिस अब तक क्यों नहीं आया? कहीं तुम्हारी कंपनी को किसी ने उड़ा तो नहीं दिया, या उसे एलियन उठाकर ले गए? अश्विनी ने अहान से पूछा। अहान सामने लगे बोर्ड को देखता है और उसका दिमाग अब सनक चुका था। हम काफी दूर आ गए। वॉट? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो रास्ता याद था। बोलते हुए अश्विनी अहान की तरफ देखती है और डर जाती है। बॉस, अब आप ड्राइविंग कर सकते हैं, अश्विनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों ने फिर से अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। अहान ने जैसे ही कार स्टार्ट की, कार स्टार्ट ही नहीं हुई। क्या हुआ? अश्विनी ने बेचारी बनते हुए पूछा। लगता है कार में पेट्रोल खत्म हो गया, अहान ने कहा, जिसे सुन अश्विनी खिड़की के बाहर देखने लगी। तभी वो अहान को खुद को घूरता हुआ पाती है। ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? अश्विनी अहान की टोंट मारते हुए बोली। अहान का मन उसे कार से फेंकने को कर रहा था। वेट, मैं आसपास पेट्रोल पंप को चेक करके आती हूँ। ये गांव का इलाका है, अहान उसे घूरते हुए बोला। हाँ तो शायद कहीं पर तो पेट्रोल पंप होगा ही। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। चुपचाप यहीं पड़ी रहो, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, अहान अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला। अश्विनी वापस से कार में बैठ दरवाजा बंद करते हुए बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मदद भी नहीं करने देते ये लोग। अहान उसकी बकवास को इग्नोर कर ऋषभ को कॉल करता है। पीछे से ऋषभ की आवाज आई, हेलो सर, अभी तक आप ऑफिस नहीं आए? इज एवरीथिंग ओके? तभी अहान उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुन ऋषभ के माथे पर शिकन आ जाती है। डोंट वरी बॉस, आप बस लोकेशन सेंड कर दीजिए, तब तक मैं किसी को भेजता हूँ। बोलते हुए ऋषभ कॉल कट कर देता है। रणविजय अपनी यूजुअल मीटिंग में था, जहां वो अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी उसके फोन पे एक वीडियो मैसेज आया। एक ऐसा वीडियो जिसमें उसके सभी सीक्रेट्स एक एक करके सामने आ रहे थे। ये वीडियो न सिर्फ उसकी इल्लीगल एक्टिविटीज का प्रमाण था, बल्कि उन लोगों के साथ उसके कनेक्शंस का भी चित्रण था, जिनके नाम सुनते ही सभी की रुकी हुई सांसें चल उठी। यूएसए। एक हफ्ता लगा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने रणविजय के काफी राज ढूंढ निकाले थे। उसकी इल्लीगल डील्स, बड़े लोगों के साथ डार्क कनेक्शंस और उसके घिनौने कांड। अहान। रणविजय गुस्से से अपने फोन की पकड़ कसते हुए बोला। उसका बेटा उसे ब्लैकमेल कर रहा था। रणविजय अब खुद को अहान की पावर के नीचे महसूस कर रहा था। शायद अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। ये तुमने ठीक नहीं किया अहान, तुम अपने बाप के साथ खेल रहे हो। रणविजय ये बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसका फोन बजता है। सर, बाहर मीडिया वाले हैं, आपको जल्दी यहां से निकलना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज आई, जिसे सुन उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो गए। रणविजय ने अपनी लास्ट मीटिंग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके रास्ते में पुलिस और मीडिया के लोग खड़े थे। अहान ने उसके सारे कांड को सामने ला दिया था। वहां रुक जाओ रणविजय, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, जब उसने देखा कि रणविजय भागने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हो रहा है? रणविजय चिल्लाया, उसका गुरूर एक पल में टूट गया। मैं तो सिर्फ मीटिंग से आ रहा हूं। मीडिया के लोगों ने तुरंत कैमरा उनकी तरफ कर दिए और रिपोर्टर्स ने घेरा डाल दिया। रणविजय, आप पर कई घिनौनी हरकतों और एक्ट्रेस रायना के मर्डर का इंचार्ज लगा है। एफबीआई के पास सबूत भी है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं बोर हो रही हूं, अश्विनी ने कहा। अहान उसे घूरते हुए बोला, तुम चाहो तो पैदल चली जाओ। अश्विनी ने उसकी घमंडी टोन को नजरअंदाज किया। मैं पेट्रोल पंप चेक करके आती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है, अहान अरोगेंट ट्यून में बोला। अगर हम ऋषभ के आने का वेट करते रहे तो ऑफिस पहुंचते वक्त शाम हो जाएगी, अश्विनी ने कहा। अहान उसकी बात मान 4 से बाहर निकल गया। वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। गांव की गलियों में सन्नाटा था, जैसे किसी ने उनकी दस्तक का इंतजार किया हो। अजीब सी खामोशी हर ओर फैली हुई थी। अश्विनी ने धीरे से कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। कोई घर से बाहर नहीं निकला हुआ है, ऐसा क्यों? मगर अगले ही पल, हाय राम, कहीं दिन में स्त्री तो नहीं आने वाली। तुम जल्दी से छुप जाओ। बोलते हुए अश्विनी अहान की बाह पकड़ती है। अहान गुस्से से उसे घूरता है। अहान, जो अब तक चुप था, उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम डर रही हो? मैं डरती नहीं, सिचुएशन को समझती हूँ। अगर स्त्री आए तो वो तुम्हें ले जाएगी क्योंकि तुम लड़के हो, ऊपर से हैंडसम, अश्विनी बोली। अहान ठंडी सांस लेता है। यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। आई थिंक वी शुड गो नाउ, अहान ने कहा। अश्विनी बोली, थोड़ा वेट कर लो ना, क्या पता मिल जाए। अहान समझ गया ये लड़की उसकी एक भी नहीं मनेगी। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी झाड़ियों में हलचल हुई। शायद कोई पक्षी है, अश्विनी ने कहा। तभी 2 मास्क मैन उनके सामने अचानक आ गए। मुखौटों के पीछे उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी जो उनकी आंखों से देखी जा सकती थी। एक ने अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लहराते हुए कहा, अरे वाह, शहर के लोग हमारे इलाके में। अहान जल्दी से अश्विनी को अपने पीछे ले लेता है। अहान उन्हें देख डर नहीं रहा था और ना ही अश्विनी, मगर वो उन्हें देख थोड़ा सरप्राइज जरूर थी। कौन हो तुम लोग? अहान ने ठंडी आवाज में पूछा। एक गुंडा अपने साथी गुंडे से बोला, भाई ये तो डर ही नहीं रहे हैं। ये सुन दूसरा गुंडा अहान की तरफ बढ़ते हुए अपना चाकू दिखाते हुए बोला, खुद को हीरो समझता है क्या? तेरे को मौत से डर नहीं लगता? ये सुन अश्विनी को हंसी आ गई थी। वो लोग बेवकूफ थे जो चाकू लेकर खड़े अहान को धमका रहे थे। उन्हें तो अश्विनी अकेले ही निपटा सकती थी। अहान एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में बर्फ की सर्द परत जमी हुई थी। वो बेहद ही ठंडी आवाज में बोला, हट जाओ रास्ते से, वरना तुम्हें खुद पर इस वक्त यहाँ होने से अफसोस होगा। एक नकाबपोश हंसने लगा, अरे देखो, साहब जी को गुस्सा आ गया। पर यहाँ शहर के उसूल नहीं चलते। यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। अश्विनी ने उनके तानों को अनदेखा करते हुए अहान की तरफ देखा, तुम्हारी फॉर्मल बातें इन्हें समझ नहीं आएंगी। अहान ने एक ठंडी निगाह नकाबपोशों पर डाली, मैं ज्यादा बोलता नहीं, बस खत्म कर देता हूँ। तभी उन्होंने अहान के पीछे मौजूद अश्विनी को देखा। तेरी वाइफ तो अफसरा से कम नहीं है, पहले इसे ही यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। बोलते हुए वो दोनों अचानक अहान पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक नकाबपोश ने चाकू से अटैक करने किया, मगर अहान ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ा और जोर से मरोड़ा। एक दर्द भरी चीख के साथ वो पीछे हट गया। दूसरा नकाबपोश अश्विनी की तरफ बढ़ता है, मगर अश्विनी ने फुर्ती से उसकी टांगों पर एक किक मारी जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। कमीने, तू मुझे अपने साथ ले जाएगा? मैं इतनी आसानी से डरने वाली नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। अहान ने पहले वाले नकाबपोश का चेहरा घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की? अहान गुस्से से उसे पंच मारते हुए बोला। अरे भाई बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, वो मास्कमैन अपने साथी से हेल्प मांगते हुए बोला। मगर वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आसपास के शोर को सुन गांठ वाले खिड़की से झांकने लगे थे। अहान ने उस आदमी को मार मार कर अधमरा कर दिया रहा जिससे वो बेहोश हो गया। तभी सरपंच वहां आया और डरते हुए बोला, अरे ये क्या किया तुम शहर के लोगों ने? अरे सरपंच जी, आप उनकी साइड क्यों ले रहे हैं? आपके गांव में गुंडे हैं और आप एक सरपंच होने के नाते इस चीज की कंप्लेन तक नहीं कर सकते, अश्विनी गुस्से से बोली। सरपंच अश्विनी की बात सुनकर बोलने लगा, पुलिस भी इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इनके सरदार से तो यहाँ की पुलिस भी खौफ खाती है। सरदार? अश्विनी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। एक आदमी बोला, हाँ, ये लोग गुंडे, लुटेरे और मवाली हैं। गांव को लूटने आते हैं। इन्हें जो भी अमीर दिखता है उसे लूट लेते हैं। कपड़े तक भी नहीं छोड़ते हैं। ये लोग औरतों को भी परेशान करके रखते हैं। ये साहब आ गए, समझ आता है, मगर आपको यहाँ गलती से भी नहीं आना चाहिए था। तभी एक औरत बोली, आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाइए, वरना इनका सरदार अपनी टोली के साथ यहाँ आप लोगों पर हमला करने आएगा। अश्विनी बोली, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, पर क्या यहाँ पेट्रोल पंप है? नहीं है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलाता और जो चलाता है वो शहर से पेट्रोल लेकर आता है।
एक ने कहा। इतना बोल वो लोग जल्दी से अपने अपने घरों में छिप गए। अब क्या करेंगे हम लोग? अश्विनी आहान से बोली। आहान की आंखों में कोई खौफ नहीं था, बस उसे अश्विनी की फिक्र थी। उसने अश्विनी का हाथ पकड़ा और बोला, लेट्स गो। वो लोग वापस अपनी कार के पास जैसे ही आए, कुछ गुंडों ने उनकी कार को हाईजैक कर लिया था। अरे वाह, कितनी सुंदर और बड़ी कार है ना। मैंने आज से पहले ऐसी कार कभी नहीं देखी। इसका नाम क्या है पता नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जरूर अमीरों की कार होगी, पर वो लोग यहाँ क्या करने आए होंगे? एक काम करते हैं, इस कार को सरदार को गिफ्ट कर देते हैं। वो खुश हो जाएंगे और इससे बेचकर उनके पास बहुत पैसे आ जाएंगे। बोलते हुए जो लोग जैसे ही कार को स्टार्ट करते हैं, कार उनसे स्टार्ट नहीं होती। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हमारी जीप्सी तो एक चाबी घुमाते ही स्टार्ट हो जाती है। अमीरों की कार है, नखरे भी होंगी। तभी उनके कानों में अश्विनी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी कार को गंदा कर रहे हो। उतरो, अभी के अभी नीचे उतरो। अश्विनी ने इतना गुस्से में कहा था कि वो लोग एक पल के लिए डर गए। वहीं अब आहान को गुस्सा आ रहा था। वो लोग बस 3 ही थे, पर आहान अश्विनी की सेफ्टी चाहता था। एक गुंडा जो गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था, नीचे जंप करता है और खतरनाक तरीके से हंसकर बोलता है, अरे ये तो इनकी कार लगती है। शहर के लोग गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। बोलते हुए वो लोग उन पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे। ये हमारी कार है, हट जाओ, अश्विनी ने गरजते हुए कहा। पर अब इस कार के बारे में सोचना भूल जाओ, क्योंकि अब ये हमारी हो गई है। एक गुंडे ने कहा। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। आहान का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने हाथों को सख्त किया और अश्विनी को पीछे खींचा। इस बार तुम बीच में नहीं आओगी, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। गुंडों में से एक हंसते हुए बोला, क्या तुम समझते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? तुम दोनों अकेले हो। हम अकेले ही काफी हैं, अश्विनी ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। जिसे सुन एक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ये छछूंदर हमें मारने की बात कर रही है। पहले इसे ही देखते हैं। इसे अगर सरदार के पास ले गए तो सरदार खुश हो जाएगा। ये बोल जैसे ही गुंडे उनकी तरफ आए, आहान ने अश्विनी को अपने पीछे कर लिया। एक गुंडा आहान पर रॉड से वार करने ही वाला था, तभी आहान ने उस गुंडे के हाथ से रॉड छीन ली और पीछे से वो रॉड उस गुंडे के गले पर जोर से लगा दी, जिससे उस गुंडे के गले में दर्द होने लगा। ये तुम लोगों की आखिरी गलती है, आहान ठंडी आवाज में उन लोगों से बोला। अश्विनी ने उसके पीछे खड़ी होकर कहा, उन्हें और मत बढ़ने दो, आहान। अरे ये तो इतना भी कमजोर नहीं है जितना हमने सोचा था। वो गुंडा जो आहान की मजबूत पकड़ में होकर तड़प रहा था, अपने साथियों से घुटी हुई आवाज में बोला, कोई मुझे बचाओ, वरना ये शहरी आदमी मुझे मार ही डालेगा। अपने बॉस को तड़पते देख वो दोनों उसकी मदद के लिए आगे आ गए। आहान ने उस गुंडे के मुंह पर रॉड से वार किया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो नीचे गिर गया। दूसरा गुंडा तेजी से आहान की तरफ आया, लेकिन आहान ने उसे एक हाथ की फिस्ट बनाकर उसके चेहरे पर जोरदार पांच मारा। गुंडा चक्कर खाकर गिर गया। अब तुम क्या करोगे? पहला गुंडे ने डरते हुए कहा। तुम्हारी बारी है, आहान ने कड़क आवाज में कहा और उसे धकेल दिया। तीसरा गुंडा जो पीछे खड़ा था, उसने अश्विनी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आहान ने उसे भी पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़ दिया। वो उसका गला पकड़ते हुए बोला, उसे छूने की हिम्मत बस मुझ में है और मेरे सिवाय कोई और ये करेगा, उसकी हिम्मत के साथ साथ उसकी हड्डियां भी तोड़ दूंगा। आहान दांत पीसते हुए बोला। वो इतना गुस्से में था, अश्विनी भी डर गई थी। वो गुंडा झटपटाने लगा। आहान ने गुस्से से आगे कहा, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। उसने गुंडे को और मजबूती से पकड़ा और उसके चेहरे पर एक और जोरदार घूंसा मारा। गुंडे ने कांपते हुए कहा, हम मजाक कर रहे थे। हाँ, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें छोड़ दो। तुम्हारे मजाक की कोई जगह नहीं है। आहान दांत पीसते हुए बोला, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आसपास गांव वाले छुपकर उनकी लड़ाई देख रहे थे, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। पर वो लोग आहान को वो गुंडों की सबक सिखाते हुए देख काफी खुश भी थे। हमें हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गुंडा चिल्लाया। गुंडे अब डर गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पीछे हटने लगे। आहान उन्हें यमराज से कम नहीं लग रहा था। अश्विनी उन गुंडों को वार्निंग देते हुए बोली, चलो जाओ, माफ किया, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम लोगों को मार डालेगा।
जैसे ही गुंडे तेजी से भागे, आहान ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। अश्विनी ने उसे रोका, आहान, उन्हें जाने दो। उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। लेकिन ये फिर से आएंगे, इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है, आहान ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। हमें अपनी जान बचाने की जरूरत है, चलो उन्हें जाने दो, अश्विनी ने कहा। हाँ हाँ, हमें जाने दो, हम वादा करते हैं हम दोबारा आओ लोगों और यहाँ गांव वालों पर हमला नहीं करेंगे। एक ने अपने हाथ जोड़ आहान के पैरों में गिरते हुए कहा। आहान ने उसकी बात को सुना और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और खतरनाक आवाज में बोला, ठीक है, पर यह पहला और आखिरी चांस होगा जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। अगर तुम लोगों ने ये मौका भी गंवा दिया तो तुम लोग अपनी जान गंवा दोगे। आहान की धमकी सुन वो लोग डर गए। अगर ये फिर से आए तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, आहान अश्विनी से बोला। गुंडे भयभीत नजरों से पीछे हट गए और सभी भाग गए। कुछ देर बाद जो एक हवेली में उनका सरदार झूले पर बैठा हुआ था, वो हुक्का पी रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसका कद लंबा और चौड़ा था और उसके शरीर पर काले कपड़े थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी दाढ़ी थी और उसके माथे पर काला तिलक लगा हुआ था। उसके चारों ओर उसके आदमी हथियारों के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और डर था। ये हुलिया किसने किया तुम लोगों का? सरदार ने पूछा। उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी। सरदार, वो दोनों शहर के लोग हैं। एक लड़का है और एक लड़की। उनके पास एक बड़ी सी चार भी है। एक गुंडा डरते हुए बोला, उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट थी। क्या कहा? शहर के लोग यहाँ? सरदार ने हुक्के का धुआं छोड़ते हुए कहा। हाँ, सरदार इविल स्माइल कर बोला। ओह, तभी मैं सोचूं पिछले 10 सालों में किसी भी गांव वाले ने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, और जिसने की वो अंत में मारा गया। सरदार जी, हम उनके पास नहीं जा सके, वह बहुत खतरनाक थे, दूसरा गुंडा बोला। अगर तुम में ताकत होती तो तुम उन पर हमले करते, तुम्हारे बिना ही हम काम नहीं कर सकते। लोगों के अंदर भय बनाना जरूरी है, सरदार गुस्से से बोला। एक हंसी उसके होठों पर आए, लेकिन ये सबक है, हम वापस जाएंगे और उन पर हमला करेंगे। पूरे गांव वालों के सामने उन्हें तड़पाकर मारेंगे। उसका एक आदमी बोला, तो मैं गिप्सी तैयार करूं? हाँ, उसे हथियारों से भर दो, सरदार ने आदेश दिया। तभी एक सर्वेंट वहां प्लेट में पान लेकर आए। उसने सरदार के सामने रखा। सरदार जी, आपके लिए पान। सरदार पान मुंह में लेता है और कुछ देर बाद उसे एक बर्तन में थूकता है। फिर वो पूछता है, वो लोग कैसे दिखते थे? गुंडा बोला, लड़का गोरा और बहुत हैंडसम था। उसकी आंखें हरी थी। लड़की सुंदर थी, अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी आंखें नीली थी, पर वो भी कम नहीं थी। उसने मुझे लात मारी। तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका? आज उन्होंने हिम्मत की है, कल गांव वाले भी करेंगे। ऐसे में तो उनका डर खत्म हो जाएगा, सरदार ने गुस्से में बोला। उसकी आवाज में खतरे का एहसास था। गुंडे एक के बाद एक जिप्सी में चढ़ने लगे। उनमें से एक ने कहा, ये शहर के लोग क्या समझते हैं? हम तो उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक हैं। हमें पता है कि उन्हें कैसे निपटना है, दूसरे ने कहा। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। गांव की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई जिप्सी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी के पास 4-5 गुंडों का दल था, जो हथियारों से लड़े थे। गांव वालों ने डर के मारे घरों में छिपना शुरू कर दिया। बच्चे तो बिल्कुल सहम गए थे, उनकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। अरे देखो, सरदार आ गया। अब ये शहर के लोग गए, इनको कोई नहीं बचा सकता। कोई भी इनकी मदद के लिए बाहर नहीं निकलेगा, वरना आज फिर से कोई मरेगा। गिप्सी की आवाज सुनकर आहान ने सामने की तरफ देखा। वो ऋषभ से इस वक्त कॉल पर बात कर रहा था। आहान और अश्विनी ने देखा गुंडों की वो टोली जिप्सी से लदी हुई खतरनाक हथियार लिए उनकी तरफ ही आ रही थी। हम बस वहां पहुंच चुके हैं बॉस, ऋषभ ने कहा, मगर आहान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जिसके कारण ऋषभ चिंतित होते हुए बोला, क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है ना? तभी अश्विनी की आवाज आई, आहान ये तो काफी सारे लोग हैं, जरूर ये हमें मारने आ रहे होंगे। अश्विनी की बात सुनकर दूसरी तरफ ऋषभ और भी सकते में आ गया था। तुम अंदर बैठो, आहान सख्ती से अश्विनी से बोला। अरे मैं ही क्यों, तुम भी बैठो। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, अश्विनी गुस्से से बोली। डोंट वरी मैम, हमारे कुछ आदमी भी यहाँ आए हैं जो आप लोगों को सेफ्टी के लिए भेजे हैं, ऋषभ ने दूसरी तरफ से कहा। तभी आहान के आदमियों की कार भी वहां आ गई जो आहान की गाड़ी के पीछे थी। आहान का चीफ सिक्योरिटी हेड शेरा अपने आदमियों के साथ बाहर निकला। बॉस,
शेरा ने जैसे ही ये कहा आहान ने पीछे मुड़कर देखा। शेरा सामने की तरफ देखता है जहां गुंडों की जीप्सी आकर रुक गई। शेरा तुरंत समझ गया कि क्या मामला था, इसलिए वो जल्दी से अपने आदमियों से बोला, ये लोग बॉस और मैम पर अटैक करने आए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करो। शेरा की बात मानकर वो लोग आहान और अश्विनी को प्रोटेक्ट करने आगे आ गए। सरदार, इसने तो अपने आदमी भी बुला लिए। मुझे ये कोई आम इंसान नहीं लगता, कहीं ये भी आपकी तरह शहर का बॉस तो नहीं। सरदार गुस्से से बोला, अरे बॉस होगा अपने शहर का, ये मेरा एरिया है। मेरे एरिया में इन लोगों की बस लाशें बिछेंगी। फिर अपने आदमियों की तरफ देख, हमला करो। वो लोग जल्दी से जिप्सी से बाहर निकले और उन लोगों पर अटैक करने लगे। मगर आहान के आदमी बहुत पावरफुल थे। वहां जंग छिड़ गई थी। लोग घरों की खिड़कियों से देख रहे थे। लगता है भगवान इन शहर के लोगों को हमारी मदद के लिए यहाँ इन्हें भेजा है। हाँ, मुझे लगता है सरदार अब नहीं बचेगा। अरे वाह, इसका मतलब हम अब आजाद हो जाएंगे। गांव वाले काफी खुश थे। वहीं फायरिंग शुरू हो गई थी। आहान के आदमी उन गुंडों को बुरी तरह से पीट रहे थे। कुछ मारे भी गए थे। कुछ देर में उनके सरदार को भी आहान के आदमियों ने अपने कब्जे में ले लिया। इनका क्या करें बॉस, मार दे क्या? शेरा ने कहा। आहान अपनी ठंडी आवाज में बोला, नहीं, स्लेयर भूखा होगा। इन लोगों को उसके पिंजरे में छोड़ देना। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। ये हमें किस जानवर के पिंजरे में डालने की बात कर रहा है? सरदार, शायद हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब हम नहीं बचेंगे। सरदार गुस्से से बोला, कौन है बे तू? तूने मेरे इलाके में आकर मेरे आदमियों को मारकर अच्छा नहीं किया। तभी गांव के लोग बेखौफ होकर बाहर निकल आए। सरपंच बोला, इन्हें यहां से ले जाओ और जो करना है वो आप इन लोगों के साथ कर सकते हो। एक औरत जो अपने बच्चे के साथ खड़ी थी रोते हुए बोली, हाँ, इसने मेरे पति को मारा था। इसे भी जान से मार डालो। मैं अपने बच्चे के साथ अकेली रहती हूँ, ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। दूसरा बोला, ये लोग पिछले 10 साल से यहाँ राज कर रहे हैं। इनकी वजह से सब परेशान हैं। पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने उनके इंस्पेक्टर को भी मार डाला था। आहान ये सुन सर्द नजरों से उनके सरदार को देखता है। सरदार गुस्से से बोला, सालों, अगर एक बार मैं छूट गया ना तो सबसे पहले तुम लोगों का ही क्रियाकर्म करूंगा। ये सुन अश्विनी गुस्से से उसे थप्पड़ मारती है। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छा जाता है। उससे पहले तेरा क्रियाकर्म मुंबई पुलिस करेगी, अश्विनी गुस्से से बोली। आहान ठंडी आवाज में बोला, शेरा, इन्हें यहां से ले जाओ। इनका अच्छे से ट्रीटमेंट करो। इनके जितने भी आदमी हैं उन्हें भी ढूंढकर जेल में डाल दो। इन लोगों की प्रॉपर्टी जो इसने जबरदस्ती कब्जे में की है वो उन्हें वापस लौटा दो। समझ गया बॉस, बोलते हुए शेरा गुस्से से सरदार की कॉलर पकड़ उसे कार के अंदर धकेलता है। सरदार और उसके आदमियों का सफाया हो गया था। सरपंच आहान और अश्विनी को थैंक्स बोल रहे थे। अश्विनी मुस्कुराकर उनसे बोली, अब आप लोग बेफिक्र होकर रहिए, ये लोग आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। आहान अश्विनी का हाथ पकड़ बोला, चलो, हाँ, लेट हो रहे हैं। हाँ, अश्विनी आहान के साथ कार में बैठ गई। कार स्टार्ट हुई और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो लोग ऑफिस आ गए। अश्विनी काफी थक गई थी। बाबू, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे हाथ पैर दबा दो, अश्विनी आहान की अटेंशन पाने के लिए दर्द में होने का नाटक करते हुए बोली। आहान जो अभी अभी मीटिंग से सीधा केबिन आया था वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसने अश्विनी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अश्विनी गुस्से से बोली, आहान, तुम मेरी बात सुन रहे हो? वैसे गांव में मजा तो आया है ना? बोलते हुए अश्विनी मुस्कुराई। अगली बार से ड्राइविंग मैं ही करूंगी, क्या पता नेक्स्ट टाइम हम यूएसए पहुंच जाएं। अश्विनी आहान के शोल्डर दबाते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं, आहान गुस्से से बोला। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे मेरा सपना ट्रेन चलाने का है, अश्विनी ने कहा। आहान आज उसकी बकवास सुन पक गया था। दूसरी तरफ रणविजय गुस्से से अपने फोन स्क्रीन पर उस वीडियो को देख रहा था। आहान तो मेरा बेटा होकर अपने बाप के साथ खेल रहा है, रणविजय गुस्से से बोला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा आहान उसे कॉल कर रहा था। रणविजय का घमंड अब फिर से तितलियों जैसे हिल गया था। उसका चेहरा पलट गया, जिसे उसने हमेशा रखा था। अब उसकी आंखों में डर का एक छोटा सा साया था। तो वीडियो देख कैसा लगा रणविजय सिंह राठौड़? आहान ठंडी आवाज में बोला। उसकी टोन से रणविजय को ऐसा लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है इससे राठौड़ कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे।
पूरी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। रणविजय गुस्से से बोला। आहान एरोगेंट टोन में बोला, आई डोंट केयर अबाउट राठौरस रेप्यूटेशन, पर तुमने जो मेरी होने वाली वाइफ के सामने मेरी रेप्यूटेशन डाउन करने की कोशिश की है, ये उसकी सजा है। फिलहाल के लिए ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर तुझे लगता है कि तू मेरे और अश्विनी के बीच आके दरार पैदा कर सकता है तो गलत सोच रहा है। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां तू बिलोंग करता है, जमीन के नीचे। तू मेरे से कैसा बात कर रहा है आहान? तू मेरा बेटा है, मेरा खून, रणविजय ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर छुपा था। आहान ईविल स्माइल करते हुए बोला, जिस तरह तुमने मेरी का को तोड़ा था, मैं भी तुझे ऐसे तोड़ूंगा, तू अपने आईने में भी खुद को नहीं देख पाएगा। रणविजय का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से फोन का स्क्रीन देखते हुए सोचा, क्या आहान एक लड़की के लिए इतना दूर जा सकता है? वो उसके हाथ से निकल गया है। कॉल तब तक डिस्कनेक्ट हो गया था। रणविजय ने अपनी आखिरी मीटिंग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके रास्ते में पुलिस और मीडिया के लोग खड़े थे। आहान ने उसके सारे कांड को सामने ला दिया था। वहां रुक जाओ रणविजय, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, जब उसने देखा कि रणविजय भागने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हो रहा है? रणविजय चिल्लाया, उसका गुरूर एक पल में टूट गया। मैं तो सिर्फ मीटिंग से आ रहा हूं। मीडिया के लोगों ने तुरंत कैमरा उनकी तरफ कर दिए और रिपोर्टर्स माइक आगे कर सवाल पे सवाल करने लगे। मिस्टर रणविजय, तो वो आप ही हैं जिसने एक्ट्रेस रैना का मर्डर सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसकी कोख में आपका बेटा पल रहा था। आप क्या कहेंगे इस पर? रणविजय जल्दी से बोला, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब फेक एलिगेशंस हैं जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आहान, जो ग्लासवॉल के सामने खड़ा था, कॉल कट करने के बाद अश्विनी की ओर देखता है, जो कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और आज वो बेहद थकी हुई लग रही थी। जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, मैं उसे इतना दूर कर दूंगा कि उसका साया भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। आहान उसे देख मन में बोला और उसके पास आ गया। उसने अश्विनी के कानों से हेडफोन निकाल दिए, जिससे अश्विनी की आंखें खुल गईं। उसने देखा आहान उसके बेहद ही करीब था और उसे अपनी गोद में उठाने वाला था। ये देख अश्विनी उसे घूरते हुए बोली, नींद में मेरा फायदा उठाने वाले थे। आहान ये सुन सर्द नजरों से उसे देखता है, जिसे देख अश्विनी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बाबू मजाक कर रही थी, ही। ये तुम सुबह से मुझे क्या बुला रही हो? आहान बोला। अश्विनी हंसकर बोली, ओह ये तो निकनेम है। वैसे मैं देव को बाबू बुलाती हूँ और सूर्य को सोना। तुम्हें कोई दूसरा निकनेम देना पड़ेगा मगर क्या? बोलते हुए अश्विनी सोचने लगी। तभी आहान उसके कान में अपनी हस्की और धीमी आवाज में बोला, हबी कैसा रहेगा? ये सुन अश्विनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आहान की गर्म सांसें उसकी नेक पे गिर रही थीं, जिससे अश्विनी को टिकलिंग हो रही थी। हाँ हबी, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अश्विनी ने कहा। जिसे सुन आहान बोला, तो फिर कर लेते हैं ना शादी? फिर रुककर, वाइफी। आहान के मुंह से वाइफी सुन अश्विनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो आहान की चेस्ट पे हाथ रख उसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश करती है, मगर आहान उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और उसके साथ सोफे पे गिर जाता है। आहान अश्विनी के ऊपर था और अश्विनी आहान के नीचे। आहान को खुद के इतना करीब पाकर अश्विनी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, जिसे आहान भी उस शांत केबिन में साफ साफ सुन पा रहा था। तता तुम क्या करने वाले हो? अश्विनी ने आहान से डरते हुए पूछा। वही जो हर बार करता हूं, आहान ने उसके लिप्स पर झुकते हुए कहा। वो उसकी आंखों में देख रहा था। तुम मुझे नहीं छू सकते, अश्विनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। आहान अपना थंप उसके लिप्स से राप करते हुए हंसकी आवाज में बोला, ये गलतफहमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी वाइफी। बोलते हुए आहान जैसे ही अश्विनी को किस करने को हुआ, अश्विनी जल्दी से बोली, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरी परमिशन के बगैर मुझे टच नहीं करोगे। ये सुन आहान बीच में रुक गया। उसके एक्सप्रेशंस जो रोमांटिक थे वो अब फिर से कोल्ड हो गए। न जाने क्या था ऐसा अश्विनी में जो आहान कभी खुद को उसके करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाता था। आहान बिना कुछ कहे अश्विनी के ऊपर से हटने लगा, मगर अश्विनी को पता नहीं क्या हुआ, उसने आहान की कॉलर को पकड़ अपनी तरफ पुश कर लिया। आहान उसे घूरकर देखने लगा। अब तुम मुझे क्यों टच कर रही हो? आहान चिढ़ते हुए बोला। बिकॉज माई लिप्स वॉन्ट टू किस यू, अश्विनी सिडिक्टिव वॉइस में आहान से बोली। उसने तभी आहान की कॉलर को पकड़ उसे अपनी तरफ और पुश कर लिया, जिसकी वजह से आहान के लिप्स अश्विनी के लिप्स पर स्टेबल हो गए। ये दूसरी बार था जब अश्विनी ने उसे किस किया था।
मगर ये पहली बार था जब अश्विनी ने खुद से उसे किस किया था, क्योंकि पहली बार तो स्विमिंग के दौरान ही आहान ने उसे फोर्स किया था। अश्विनी अपने हाथ आहान की नेक और बैक से लपेट उसे पैशनेटली किस कर रही थी। अश्विनी उसे किस करे और आहान खुद को रोक पाए ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो कुछ देर तक तो ऐसे ही रहा, मगर जब अश्विनी उसे ठीक से किस नहीं कर पाए, आहान उसकी कमर को होल्ड कर उसे पैशनेटली किस करने लगा। पूरे केबिन में बस किस करने की आवाजें गूंज रही थी। आहान अनकंट्रोल हो रहा था, जिससे उसके हाथ अश्विनी के टॉप के अंदर पहुंच गए थे। आहान उसके लिप्स को छोड़ अब उसकी नेक पर किस करने लगा था, जिससे अश्विनी आहें भरने लगी थी। उसकी पकड़ आहान के बालों पे टाइट हो गई। आहान के हाथों ने तभी अश्विनी की चेस्ट को छुआ। अश्विनी मदहोश होने लगी थी। आहान ने कसकर अश्विनी को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। अश्विनी का टॉप भी ऊपर हो गया था। आहान नीचे आने वाला था, मगर अश्विनी ने उसे रोक दिया। आहान, स्टॉप इट, हम इसे आगे नहीं कर सकते। ये सुन आहान अपने सेंस में वापस आकर अश्विनी की आंखों में देख लग गया, जो जोर जोर से सांसें ले रही थी। अश्विनी ने अपना टॉप नीचे कर लिया। जब भी तुम मेरा साथ देती हो मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। आहान उसकी कमर को अपने एक हाथ से लिफ्ट कर बोला। अश्विनी आहान के गले में बाहें डाल लेती है और अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी जब आहान ने उसे फिर से ऐसे छुआ था। वो आहान के हाथों की गर्मी को अपनी चेस्ट पर महसूस कर सकती थी। वो आहान को ऐसे ही हक कर लेती रही। हम इस वक्त ऑफिस में हैं, क्या तुम ये चाहती हो कोई आ जाए? आहान के शब्द सुन अश्विनी अपना चेहरा उसकी चेस्ट से बाहर निकाल उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है, मुझे नींद आ रही है, ऐसे ही थोड़ी देर रहो ना प्लीज, मुझे तुम्हें हक करना है। अश्विनी की डिमांड सुन आहान उसे देखने लगता है। अश्विनी का बिहेवियर आहान के प्रति चेंज हो गया था जब से उसे पता चला था वो वीडियो फेक था। रणविजय की चाल उल्टी पड़ गई थी। उल्टा उसने तो उन्हें मिलवा और दिया था। तुम भी सो जाओ, बोलते हुए अश्विनी आहान को ऐसे कसकर हक कर लेती है मानो वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती हो। और अब वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो आहान को ऐसे ही पकड़े सो गई थी। उसकी बाहें आहान के गले में झूल रही थीं। आहान के हाथ प्यार से उसके बालों को सुलझा रहे थे। आहान जब श्योर हो गया अश्विनी सो चुकी है, वो धीरे से उसके ऊपर से खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर एलईडी पर गई जिसमें न्यूज चल रही थी। फेमस बिजनेस टाइकून रणविजय सिंह राठौड़ को यूएसए में एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। वो बता रहे हैं उन्हें रणविजय के खिलाफ रैना के मर्डर केस से रिलेटेड प्रूफ्स मिले हैं, न्यूज एंकर बोली। ये सुन आहान के होठों पर ईविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ काल भैरव हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए रणविजय के अरेस्ट होने की न्यूज सुन रहा था, जो कि एक हॉट टॉपिक बन चुकी थी। हाँ, कमाल है, एक बेटा अपने बाप को अरेस्ट कैसे करवा सकता है? मैं होता तो जान ले लेता। काल गुस्से से बोलते हुए ग्लास को अपने हाथ से चकनाचूर कर देता है। रणविजय के अरेस्ट की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, शकुंतला और राजवीर दोनों ही सदमे में थे। शकुंतला के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोती हुई राजवीर से बोली, रणविजय ऐसे कैसे अरेस्ट हो सकता है? राजवीर, वो हमारा बेटा है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तुम कुछ करो, उसे वहां से निकलवाओ। राजवीर ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा, शकुंतला, मुझे भी ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर यह सच है कि अब सबके सामने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। मीडिया भी हम पर सवाल उठा रही है, और ये सब हमारे ही अपने ने किया है। शकुंतला चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन अपना? राजवीर बोला, मुझे नहीं पता, मगर रणविजय को अरेस्ट करवाने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे रणविजय के साथ ये सब उसके अपने बेटे ने किया है? राजवीर अपनी आंखें बंद कर चुप्पी में सर हिलाता है। मुझे लगता है आहान ने ही ये सब किया है। उसने अपने ही बाप को गिरफ्तार करवाने में मदद की। शकुंतला गुस्से से बोली, मेरा पोता ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया भी है तो ऐसे बेटे से तो दुश्मन ही अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ रणविजय की पत्नी अवंतिका कमरे के कोने में खड़ी थी, अपने आप से कहती हुई, ये लोग अपने बेटे पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? उसने इतने का खून किया है, कितनी लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला है। अगर वो अरेस्ट हुआ भी है तो वो ये डिजर्व करता है। अवंतिका के दिल में रणविजय के लिए नफरत भर गई थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे उदासी थी, क्योंकि ये उसकी फैमिली के इज्जत का सवाल था। राजवीर ने अवंतिका की तरफ देखते हुए थोड़ा नरम टोन में कहा, अवंतिका, तुम कुछ कहना चाहती हो? अवंतिका ने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए कहा, मुझे कभी भरोसा नहीं था रणविजय पर। पता नहीं कैसे आप सबको उसके ऊपर इतना ट्रस्ट हो सकता है।
ये जानते हुए कि वो किस तरह के इंसान है। ये सब तो होना ही था। शकुंतला गुस्से से बोली, अवंतिका, वो मेरा बेटा है और हम उस पर अब भी भरोसा करते हैं। तुम अभी भी वही बातें कर रही हो, करोगी भी क्यों नहीं तुम उसके बाद इस खानदान पर राज जो करना चाहती हो। इसके जवाब में अवंतिका चुप रही, क्योंकि अब उसके पास और कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। राजवीर उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं? एक ये और एक वो लड़की, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। मुझे लगता है अहान ने ये सब नहीं करवाया, बल्कि उस लड़की ने उसे करने को मजबूर किया होगा। दूसरी तरफ अहान के ऑफिस में अश्विनी अभी सोकर उठी ही थी कि न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज देखती है। बिजनेस टाइकून रणविजय सिंह राठौर यूएसए में एफबीआई द्वारा एक्ट्रेस रैना मर्डर केस में गिरफ्तार। अश्विनी के चेहरे पे हैरानी थी और वो तुरंत न्यूज देखकर अहान के पास जाती है। अहान अपने केबिन में काम में बिजी था। अहान, तुमने सुना? अश्विनी ने हिचक कर कहा। अहान ने अपनी ठंडी और इमोशनलेस आंखों से उसे देखा और ठंडी आवाज में बोलने लगा, हाँ सुना। वैसे भी जो उसने किया था उसका अंजाम अब सबके सामने आ गया है। अश्विनी ने हल्का सा थोड़ा समझने की कोशिश की, तो तुमने ही ये सब प्लान किया था, है ना? अहान उसी टोन में अश्विनी से बोलने लगा, वो आदमी जो किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी बीवी को मार सकता है, अपने बच्चों की वीडियो बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। मैंने अभी सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, अगर वो आगे कुछ करेगा तो। आगे बोलते हुए अहान बीच में ही रुक गया। अश्विनी ने आंखों में कुछ अजनबियत के साथ कहा, तुम बहुत अलग हो अहान, तुम में हिम्मत बहुत है जो किसी को भी ठिकाने लगा सकती है। अहान ने अपने कोल्ड वॉयस में जवाब दिया, मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए परवाह है जो मेरे अपने हैं। रणविजय ने मेरी होने वाली वाइफ के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी और उसके लिए अब वो अपना रिजल्ट देख रहा है। अश्विनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसे में तो मुझे खुद पर खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वरना ये तो ऐसा है कि जो तुम्हारे अगेंस्ट हो उसके लिए तो सिर्फ बर्बादी ही लिखी है। अहान ने उसके वर्ड्स को इग्नोर करते हुए अपने कूल और कॉन्फिडेंट टोन में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट कौन है। रणविजय बस एक शुरुआत है। मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि जो भी मेरे या मेरे अपनों के रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अश्विनी ने पूछा, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता अहान? वो तुम्हारे अपने ही फैमिली का हिस्सा है। अहान ने अपने ठंडे चेहरे और निर्मम नजर के साथ कहा, अफसोस और मुझे? मैं सिर्फ फैक्ट्स पे चलता हूँ। इमोशनली अटैच्ड रहना मेरे बस की बात नहीं है, और जो रणविजय ने किया है उसके लिए वो अपनी ही फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी से खेल गया। अश्विनी ने गुस्से और हैरानी के साथ कहा, पर तुम्हें ये कभी लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए हैं? तुम्हारे अंदर कहीं तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए अहान। अहान बोला, मैं सिर्फ उनके लिए सॉफ्ट हूं जो मेरी इज्जत करते हैं और जो मेरे अपने हैं। उसने मेरे लिए कभी वो एहसास नहीं दिया। उसने बस मुझे नीचा दिखाया। उसने मेरी माँ का मर्डर किया, कभी बाप का प्यार नहीं दिया, मुझे एक दुश्मन की तरह देखा, और इसलिए मैंने उसका वो गुरूर भी तोड़ दिया। अश्विनी उसकी बातों से और भी इम्प्रेस हो गई थी। अगर वो अहान की जगह होती तब भी सेम करती। इवन उसके डैड भी रणविजय जैसे ही हैं, वो खुद उनसे रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर एक डर भी महसूस हो रहा था। और अगर वो जेल से बाहर आ गया तो? अश्विनी ने पूछा। अहान बोला, जब तक वो जेल में होगा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मगर मैं उसे यूं ही आजाद भी रहने नहीं दूंगा। बट वॉट अबाउट कंपनी रिप्यूटेशन? अश्विनी बोली, आई डोंट केयर अबाउट पब्लिक ओपिनियंस, आई कैन हैंडल इट बाय माई सेल्फ। अहान एरोगेंट वॉइस में बोला। अश्विनी को अहान की एक बात अच्छी लगती थी, उसे पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता था वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं। उसने अपने मन में कहा, तुम बहुत अजीब हो अहान, तुम्हारे अंदर वो दर्द है जो किसी को भी अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर सकता है, और वो ठंडक जो किसी का भी दिल तोड़ सकती है। अहान न्यूज में रणविजय को अरेस्ट देख मन में बोला, रणविजय बस एक शुरुआत है। जो लोग हमारे फायदे के लिए मेरे साथ खेलना चाहेंगे उनका यही अंजाम होगा। मैं अपनी दुनिया में कोई परेशानी नहीं चाहता। जो भी मेरे अगेंस्ट खड़ा होगा उसका यही हल होगा। नैन्सी देव और सूर्य की अच्छी दोस्त बन गई थी। वो हमेशा उनके साथ रहती थी। वहीं तान्या को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था जब नैन्सी देव के इतना करीब रहती थी, साथ में उसके भाई सूर्य से भी बात करे। वहीं गोली ने देव और सूर्य को परेशान करने का एक और शैतानी प्लान सोचा था। आज इंटरवल में नैन्सी देव के साथ बात कर खाना खा रही थी।
वाओ देव, तुम्हारी मम्मा ने कितना डिलीशियस खाना बनाया है, नैन्सी मुस्कुराते हुए बोली। उसके मुंह से पानी आ रहा था। डेव प्राउड स्माइल लिए नैन्सी से बोला, मेरी मम्मा तो है ही वर्ल्ड की बेस्ट शेफ। तुम्हें पता है मेरे डैडी भी कम नहीं है। उन्होंने एक बार मम्मा के साथ कुकिंग कंपटीशन किया था और वो उसमें जीत गए थे। रियली, तुम्हारे डैड तो हर चीज में परफेक्ट है, नैन्सी तारीफ करते हुए बोली। बिल्कुल, तुम कभी मेरे घर आना और उनके हाथों के बने खाने का मजा लेना। क्या सच में? नैन्सी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। डेव बोला, कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्या जो उनके पास बैठा था इरिटेट होते हुए अपनी चॉपस्टिक पकड़ बोला, खाना खाते वक्त बात नहीं करते, क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? सूर्या को गुस्से में देख वो दोनों डर के मारे चुप हो गए। चुप हो जाओ डेव, अब कुछ मत बोलना वरना तुम्हारा भाई फिर से गुस्सा करेगा, नैन्सी धीरे से डेव को कोहनी मारते हुए बोली। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भैया से नहीं डरता, डेव धीरे से बोला। तभी तान्या सूर्या के पास आकर बैठ गई। तान्या को देख उन तीनों का ही मुंह बन गया। क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठकर लंच कर सकती हूँ? आज मेरी मॉम ने छोले कुलचे बनाए हैं। सूर्या तुम खाकर देखो, तान्या ने कहा। नैन्सी ये सुन खुश होते हुए बोली, छोले कुलचे ये तो मेरे फेवरेट हैं, क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? बोलते हुए नैन्सी जैसे ही अपना एक हाथ आगे बढ़ा रही थी, तान्या गुस्से से उसका हाथ दूर झटक देती है। किससे पूछकर तुमने मेरे टिफिन को छुआ? तान्या गुस्से से बोली। फिर मुस्कुराकर सूर्या की तरफ देख, ये बस मैं सूर्या के लिए लाई हूं, चाहे तो डेव भी खा सकता है। ये सुन नैन्सी अपसेट हो गई। वहीं सूर्या और डेव को तान्या का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम अपना लंच खुद करो, सूर्या ने एरोगेंट वॉइस में कहा। डेव अपने हाथ बांध मुंह दूसरी तरफ फेर बोला, हाँ, अगर तुम नैन्सी को लंच करने देती तो मैं भी कर लेता, इवन अपना लंच भी तुम्हें दे देता। सूर्या के रिजेक्शन से एक तो तान्या का खून खोल उठा था और अब डेव की बातें सुन तान्या गुस्से से बोली, क्या सारे दिन नैन्सी नैन्सी लगाए रखते हो तुम लोग? इससे पहले मैंने तुम लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहा था, तुम लोगों ने मनाकर इसको फ्रेंड बना लिया, क्योंकि तुमने मेरे भाई की सीट पर कब्जा कर लिया था, जो कि अच्छी बात नहीं है तान्या। आई डोंट लाइक यूर बिहेवियर एट ऑल, यू आर मैनरलेस, सूर्या एरोगेंट वॉइस में बोला। ये सुन तान्या तीखे शब्दों में नैन्सी से बोली, तुम्हें क्या जरूरत है हर वक्त देव और सूर्या के साथ चिपके रहने की? तुम्हें लगता है कि तुम देव और सूर्या की दोस्त हो? नैन्सी ने थोड़ा नर्म से कहा, मैं बस इनके साथ लंच कर रही हूं, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तान्या को और गुस्सा आया और वो उसे धक्का दे देती है। नैन्सी ने बैलेंस खो दिया और सीधे नीचे गिर गई। उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। ये देखकर देव और सूर्या तुरंत नीचे बैठ गए। नैन्सी क्या तुम ठीक हो? देव घबराते हुए बोला। नैन्सी जोर जोर से रोने लगी। आह, दर्द हो रहा है देव। ये सुन तान्या घबरा जाती है। देव गुस्से में तान्या से बोला, तुम्हें किसने कहा नैन्सी को धक्का देने के लिए? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? सूर्या गुस्से से बोला, कितनी बुरी हो तुम, उसकी चॉइस है, वो हमारे साथ लंच करे या ना करे, तुम्हें कोई राइट नहीं है उसे धक्का देने का। तान्या जल्दी से बोली, मैंने ज्यादा जोर से नहीं दिया था, वो बस नाटक कर रही है। तभी टीचर वहां आए और गुस्से से बोली, क्या हो रहा है क्लास? मैम, नैन्सी को तान्या ने धक्का दे दिया, किसी ने कहा। ये सुन टीचर गुस्से से तान्या की तरफ देखती है और तान्या फिर जोर जोर से रोने लगती है। मैम, मैं तो देव और सूर्या के साथ लंच करने आई थी, मगर तान्या ने मेरे लंच को टच किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और वो जानबूझकर गिर गई, तान्या रोते हुए बोली। ये भगवान, इनका ड्रामा, टीचर मन में फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली। नैन्सी, दिखाओ तुम्हारे पैर में कितनी चोट लगी है, टीचर बोली। नैन्सी रोते हुए अपना पैर दिखाती है। उसका पैर हल्का मुड़ गया था। चलो मेडिकल रूम में, वहां तुम्हारा चेकअप होगा। वो टीचर फिर नैन्सी को रूम में ले जाती है। डॉक्टर नैन्सी की मोच निकाल देती है, हालांकि नैन्सी को दर्द हुआ था। अब चलकर देखो, डॉक्टर ने कहा। नैन्सी चलकर देखती है। मिरेकल, मेरा पैर ठीक हो गया डेव, नैन्सी ने खुश होते हुए कहा। डेव भौहें सिकोड़कर बोला, अब हम उस तान्या की बच्ची को अपने पास बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल, हम उससे दूर रहेंगे, सूर्या बोला। वहीं तान्या ने गुस्से से गोली सैंटी और बंटी को घूर रही थी। सैंटी बोला, तुम्हें दोनों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बंटी ने कहा, हाँ, तुम हमारी टीम ज्वाइन कर सकती हो, गोली बॉस उन दोनों से ज्यादा अच्छे हैं। गोली, जो पास ही खड़ा था और ये सब सुन रहा था, हंसी छुपाते हुए तोतली आवाज में बोला,
अरे ले तान्या, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। अब हम मिलकर देव और सूर्या को मजा चखाएंगे। हाँ, उन्हें छोड़ना नहीं, तान्या गुस्से से बोली। अब रेसिस के बाद जब वो सब प्लेग्राउंड में गए तो गोली ने अपने दोनों चेले सैंटी और बंटी के साथ मिलकर देव और सूर्या को तंग करने का प्लान बनाया। नैन्सी अपनी चोट से थोड़ी ठीक देव और सूर्या के साथ चल रही थी। तभी नैन्सी रुकी और अपनी फिंगर आगे की ओर पॉइंट करते हुए बोली, देव देखो, तान्या ने गोली के साथ हाथ मिला लिया है। वो अब उनकी टीम में है। ये सुन देव और सूर्या सामने देखने लगे। ये मोटू हमें फिर से परेशान करेगा भैया, अब हम क्या करेंगे? देव गुस्से से सूर्या से बोला। सूर्या बोला, फिलहाल हमें क्लासरूम में जाना चाहिए। देव ईविल स्माइल करते हुए बोला, सोच रहा हूं उस गैंडे और उसके घोचू साथियों की बैंड बजा दूं। अभी हम उनसे नहीं लड़ सकते, तुम में दिमाग है भी या नहीं? सूर्या ने कहा। तभी गोली और उसके चेले सैंटी और बंटी ने प्लेग्राउंड के कोने में खड़े होकर उन पर नजर रखी। तान्या बोली, चलो देव और सूर्या के पास चल के उन्हें थोड़ा मजा चखाते हैं। बंटी एक्साइटेड होकर बोला, बिल्कुल, आज तो उनका रेसेस खराब करके रहेंगे। सैंटी ने अपनी आवाज को धीरे से रखकर बोला, पर अगर टीचर ने देख लिया तो? अरे तुम लोग डरपोक हो क्या? तुम सब बस देखो ये सब कैसे करता हूं मैं, गोली ने अपने हाथ घिसकर कहा। पर बॉस आप करेंगे क्या? उन दोनों ने पूछा। इस पर गोली ईविल स्माइल करते हुए देव सूर्या की तरफ हैंड वेव करता है। फिर धीरे से अपने चेलों की तरफ देख बोलता है, पहले क्लास में चलो। पर बॉस हम उसे परेशान करने वाले थे ना, सैंटी बोला। गोली बोला, हाँ क्लासरूम चलो, अपने आप पता चल जाएगा। वो लोग क्लास में आ गए। बड़े ही अजीब है, खैर मेरे गुस्से से आज ये चारों बच गए, देव घमंड से बोला। जैसे ही देव, सूर्या और नैन्सी क्लास में वापस गए, उन्होंने देखा कि गोली, सैंटी और बंटी पहले से वहां मौजूद थे। तीनों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। देव और सूर्या को अंदाजा हो गया कि वे कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।